Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 4th of December 2022. 4 दिसंबर 2022 संडे का दिन है. आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगता होगा. अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जो कि आपको प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा मजबूत, थोड़ा सा तैयार करेंगे. ठीक है ना. सबसे पहला सवाल है, हु इंट्रोड्यूस द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम. इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट किया. ऑप्शंस आर फर्स्ट रॉबर्ट क्लाइव, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस या डी लॉर्ड वेलेस्ली, या इनमें से कोई नहीं. वेरी इजी क्वेश्चन बट अ वेरी गुड वन. बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए रॉबर्ट क्लाइव. आप सबको पता होगा कि रॉबर्ट क्लाइव ने जब 1757 में हराया था, किसको हराया था? बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को हराया था. उसके बाद 1965 में आप सबको पता होगा कि जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है, उसके बाद 1765 से 1772 तक के टाइम के बीच में डुअल गवर्नमेंट चलती है ना. मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ, जिसमें कि एक तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो नवाब के ऊपर थी और पूरी जो अथॉरिटी थी वो इनके पास थी. तो इस तरीके का सिस्टम चलता था. रॉबर्ट क्लाइव वॉज दैट पर्सन. दूसरा सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द हिंदू धर्म संरक्षणी सभा. इनमें से किन व्यक्तियों ने बनाई थी हिंदू धर्म संरक्षणी सभा. ऑप्शंस आर ए चापेकर ब्रदर्स, बी ज्योतिबा फूले, सी बी आर अम्बेडकर या डी वी डी सावरकर. आपको बताना है कि इनमें से हिंदू धर्म संरक्षणी सभा किसने बनाई थी. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए चापेकर ब्रदर्स. 1894 में तीन भाई थे, दामोदर, वसुदेव एंड बालकृष्ण चापेकर. इन तीनों ने बनाई थी. एंड बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं चापेकर ब्रदर्स भी. अगर आपको याद हो तो दे वर इंस्पायर्ड बाय द सेइंग्स ऑफ तिलक, है ना. तिलक जी के कहने से काफ़ी इंस्पायर हुए थे. और याद रखिएगा, प्लेग कमीशन बनी थी. एक आपको पता होगा कि पूना में एक प्लेग हो गया था 1897 में, और बहुत सारे लोगों की उसमें जान गई थी. एंड W.C. रैंड एंड लेफ्टिनेंट C.E. आयरेस्ट नाम के व्यक्ति थे जिनकी कमीशन बनाई गई थी. W.C. रैंड वॉज दैट इन द पर्सन इन द कमीशन, प्लेग कमीशन जो बनी थी. और उनको ही मारने के लिए फिर चापेकर ब्रदर्स बेसिकली गए थे. दे वेंट देयर एंड दे ट्राइड टू किल W.C. रैंड एंड ऑल. ठीक है ना. तो ये आपको पता होना चाहिए. एंड इसमें इन्वॉल्व थे चापेकर ब्रदर्स. एंड ये आपको याद रखना है. दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. तीसरा सवाल की तरफ आते हैं. इन विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिड महात्मा गांधी जी पार्टिसिपेट. इनमें से कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी पार्टिसिपेट किए. ऑप्शंस आर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ या नन ऑफ द अबव. ठीक है ना. तो किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी पार्टिसिपेट किए, आपको बताना है इसका आंसर. तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड. फर्स्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, सेकंड में उन्होंने किया था, एंड थर्ड में भी फिर उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था. बी आर अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन किया था. बी आर अम्बेडकर पार्टिसिपेटेड इन ऑल थ्री ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस. तो आपको पता होना चाहिए. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज. ये सवालों के बाद मूव करते हैं. एक न्यूज़ PIB की है कल की, जो मैं लेना चाहता हूँ. द रिकंस्ट्रक्शन वर्क ऑन द न्यू 2.05 किलोमीटर पंबन रेलवे ब्रिज. तो यहाँ पे एक्चुअली PIB में ये न्यूज़ में था, पंबन रेलवे ब्रिज का जो मतलब कंस्ट्रक्शन का वर्क है वो काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है. तो ये पंबन रेलवे ब्रिज किसको कनेक्ट करेगा? तो ये रामेश्वरम आइलैंड को कनेक्ट करेगा टू द मेनलैंड इन तमिलनाडु. ठीक है ना. तो रामेश्वरम आइलैंड को कनेक्ट करेगा टू द मेनलैंड इन तमिलनाडु. एंड दिस इज द पंबन ब्रिज. ये इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज रहेगा. इट विल बी इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज विच विल कनेक्ट द मेनलैंड ऑफ इंडिया विद द रामेश्वरम आइलैंड. तो रामेश्वरम आइलैंड के साथ मेनलैंड ऑफ इंडिया को कनेक्ट करने का काम पंबन ब्रिज करेगा, और उसको बनाया जा रहा है अब, है ना. इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज रहेगा. ये इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज रहेगा. एंड दिस सी ब्रिज इज ऑल्सो दिस सी ब्रिज इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय रेल विकास निगम लिमिटेड. तो RVNL इसके कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है. एंड दिस ब्रिज विल अलाउ द इंडियन रेलवे टू ऑपरेट ट्रेन्स एट अ हायर स्पीड. ज़्यादा बेटर स्पीड्स में ट्रेन ऑपरेट कर पाएंगी. इट ऑल्सो इंक्रीज द ट्रैफिक. इट विल ऑल्सो इंक्रीज ट्रैफिक बिटवीन द मेनलैंड ऑफ इंडिया एंड रामेश्वरम आइलैंड. तो वहाँ पे लोग जा सकते हैं और थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक तो बढ़ेगा ही. तो ऑल दीज थिंग्स विल हैपन. दिस वन न्यूज़ वॉज फ्रॉम PIB. नाउ लेट्स मूव अहेड विद द फ्रंट पेज न्यूज़ आइटम्स. अ वीक मोर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड सेल्स
सेल्स फ्रॉम टुमारो। तो यहाँ पे कल से फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड की सेल जो है शुरू की जाएगी। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आप सबको पता होगा कि 2018 में इनॉग्रेट की गई थी। द स्कीम वाज इनॉग्रेटेड इन 2018 एज एन अल्टरनेट कैश डोनेशन टू क्लींस द सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग। पॉलिटिकल फंडिंग के सिस्टम को सही करने के लिए एक्चुअली में 2018 में इंट्रोड्यूस की थी। हालांकि अब सिस्टम को सही करने के बजाय ये और ज़्यादा सिस्टम को ओपेक बना रहा है, क्योंकि इसमें पता है आपको कि डोनर की जो आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं की जाती कि किसने किसको डोनेट किया, है ना। इट विल अलाउ द डोनर्स टू फंड। ऑब्वियस बात है, ये स्कीम यही है कि डोनर्स जो हैं वो पोल कैंपेनिंग और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए अपनी चॉइस की पॉलिटिकल पार्टी को स्पेसिफाइड बैंक ब्रांचेस के थ्रू ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करके दे सकते हैं, ठीक है ना, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कौन सी पार्टीज़ एलिजिबल हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए? तो केवल वही पार्टीज़ एलिजिबल है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए। पहला तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 29A में रजिस्टर्ड हो। दो कंडीशंस हैं, एक तो आपको 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में रजिस्टर्ड होना है, और जो लास्ट आपका इलेक्शन हुआ होगा, चाहे स्टेट असेंबली का हो चाहे सेंट्रल ये लोकसभा के हो, उसमें आपको 1% से कम वोट नहीं मिलने चाहिए। मतलब यू शुड हैव रिसीव्ड नॉट लेस देन 1% ऑफ द वोट्स पोल्ड इन द लास्ट जनरल इलेक्शन और इन द स्टेट असेंबली इलेक्शन। तो कम से कम 1% से ज़्यादा वोट आपको मिले हों, मोर देन 1% वोट, ठीक है ना। तो ये दोनों कंडीशंस हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में आपको और चीज़ें बता दो अगर मैं, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेसिकली इसमें मल्टीपल्स ऑफ रुपीज़ 1000 टू रुपीज़ 10,000 रुपीज़ 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ यहाँ तक के बॉन्ड्स जो हैं वो इशू हो सकते हैं विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट। कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑथराइज़ किया गया है कि वो इनकैश कर सकता है दीज बॉन्ड्स को। इन बॉन्ड्स को इनकैश करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रखा गया है, एंड ये वैलिड रहते हैं फॉर 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशूएंस। मतलब कि इशू होने के 15 दिन के अंदर इनको आपको इनकैश करना रहता है। एंड दिस बॉन्ड्स आर रिडीमेबल इन द डेजिग्नेटेड अकाउंट ऑफ द रजिस्टर्ड पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्टर्ड अकाउंट में ही आप इसको रिडीम कर सकते हैं। द बॉन्ड्स आर एलिजिबल अवेलेबल फॉर परचेज बाय एनी पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और इनकॉर्पोरेटेड और एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। तीनों कैटेगरी है, मतलब कि सिटीजन भी ले सकता है या फिर इनकॉर्पोरेटेड पर्सन भी ले सकता है या एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया भी ले सकता है, ठीक है ना। वैसे तो 10 दिनों के लिए मिलता है ये पीरियड, जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर में, बट 30 दिन एक्स्ट्रा गवर्नमेंट अगर चाहे स्पेसिफाई कर सकता है, ठीक है ना। द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई सम अदर पीरियड एज वेल, जैसा कि अभी डेजिग्नेट किया जा रहा है, ठीक है ना। एंड अ पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल कैन बाय बॉन्ड्स आइदर सिंगली और जॉइंटली विद अदर इंडिविजुअल। तो अगर आप एक व्यक्ति है तो वो सिंगली भी बॉन्ड खरीद सकता है या जॉइंटली दूसरे इंडिविजुअल के साथ भी खरीद सकता है। एंड डोनर्स नेम इज नॉट मेंशन्ड इन द बॉन्ड्स। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग दिस इलेक्टोरल बॉन्ड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव अहेड, लेट्स सी कि और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हैं आज संडे के दिन में। तो काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूज़ आइटम्स हैं, एक एक करके हम देखेंगे। आप मेरे साथ बस मूव करते रहिए। पीएम टू ओपन फर्स्ट फेज ऑफ समृद्धि कॉरिडोर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी समृद्धि महामार्ग को अब ओपन करेंगे, एंड दिस समृद्धि महामार्ग द फर्स्ट फेज विल बी इनॉग्रेटेड, एंड ये 701 किलोमीटर का हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग है। इसका नाम क्या है? हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि समृद्धि महामार्ग कहाँ के लिए इसका फेज़ 1 कहाँ बनाया गया। तो ये महाराष्ट्र में बनाया गया है, एंड इट इज़ बिटवीन नागपुर एंड मुंबई। तो नागपुर और मुंबई की जो डिस्टेंस पहले 17 घंटे की थी, अब नाउ दैट विल बी रिड्यूस्ड टू नियरली 7 आवर्स, है ना। तो ये एक्सप्रेसवे टाइप का एक मार्ग समृद्धि महामार्ग जो है ये 17 घंटे की जर्नी को 7 घंटे या 8 घंटे में करने की कोशिश है ना। तो दैट एक्सप्रेसवे इज कॉल्ड समृद्धि कॉरिडोर। दिस एक्सप्रेसवे इज कॉल्ड समृद्धि कॉरिडोर, एंड बहुत सारी एरियाज ये कवर करेगा बिटवीन नागपुर एंड मुंबई। तो ये आपको याद रखना है। इट पासेस थ्रू 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब इस न्यूज़ आइटम में एक और आपको फैक्चुअल न्यूज़ आइटम भी मिलेगा, आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। केट पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि है अकोला महाराष्ट्र में, है ना। केत पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अकोला महाराष्ट्र में ही है। देन इसके अलावा करंजा सोहोल ब्लैक बक सेंचुरी, याद रखिए करंजा सोहोल ब्लैक बक सेंचुरी कहाँ पर है, ये भी आपका वाशिम महाराष्ट्र में है। एंड तीसरी है तंसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि थाने में है। तो ये आपका देखो केत पूर्णा हो गया, ये आपका करंजा सोहोल ब्लैक बक सेंचुरी हो गया, और तंसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ये आपका थाने में है। तो ये आपको याद रखने हैं।
तो इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे एक इन फर्स्ट महाराष्ट्र सेट्स अप इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री ऑफ फॉर दिव्यांग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक स्टेप लिया गया है। आप सबको पता था कि कल इंटरनेशनल डे फॉर पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ था। देन द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ इनॉग्रेटेड द मिनिस्ट्री फॉर दिव्यांग नाउ, मतलब कि डिफरेंटली एबल्ड के लिए उन्होंने एक मिनिस्ट्री ही अलग से इंडिपेंडेंट कर दी है, मिनिस्ट्री फॉर दिव्यांग। एंड ये आपको याद रखना है कि दिस मिनिस्ट्री विल केटर द स्पेशल फिजिकल एंड मेंटल नीड्स एजुकेशनली एंड प्रोफेशनली फॉर दोज हु आर डिफरेंटली एबल्ड। इसके अलावा महाराष्ट्र हैज़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू हैव इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री फॉर डिसेबल्ड पर्सनस। तो इसके साथ महाराष्ट्र हैज़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू हैव एन इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री फॉर डिसेबल्ड पर्सनस। तो ये भी आपको याद रखना था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगली न्यूज़ आइटम यहाँ पे आपको दिख रहा होगी, ये एक फोटोग्राफ जिसमें आपको ये कुछ बफेलोज हैं जिनकी रेसिंग हो रही है। तो ये कर्नाटका में होती है, स्पेशल एक इवेंट है जिसको हम बोलते हैं कंबाला रेस। इट्स अ यूनिक स्पोर्ट एंड दिस इज़ डन इन द फार्मिंग कम्युनिटी ऑफ कर्नाटका। याद रखिएगा, कंबाला रेस बोलते हैं इसको, ठीक है ना। एंड दिस इज़ डन इन द स्पेशल मतलब फार्मिंग कम्युनिटी ऑफ कर्नाटका। तो ये आपको याद रखना है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ये आपको याद रखनी है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड। यहाँ पे तो ऐसी कोई खास न्यूज़ आइटम नहीं है जो आपको डिस्कस करनी हो या जिसके बिना आपके कुछ यूपीएससी में इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आगे आप बढ़ सकते हैं बड़े ईजी तरीके से। इस पेज को भी आप आगे छोड़ सकते हैं। हाँ, मीति ऑन द मास्ट हेड एज बंगाली स्क्रिप्ट बोज आउट ऑफ मणिपुरी टाइटल। नाउ दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल। यहाँ पे आपको याद रखना है कि मणिपुर में अब क्या किया जाएगा। मणिपुरी, आपको पता है कि अभी जो मोस्ट ऑफ द मणिपुरी लैंग्वेजेस इन द स्टेट ऑफ मणिपुर आर यूजिंग द बंगाली स्क्रिप्ट। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब उन्होंने जो 15 जनवरी 2023 है वो डेडलॉक, वो आपका एक मतलब वो बना दिया गया है, फाइनल टाइम बना दिया गया है, फाइनल डेट दे दी गई है कि इस दिन के बाद से आपको बंगाली स्क्रिप्ट का यूज़ नहीं करना है फॉर द मणिपुरी लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स एंड ऑल। तो मणिपुरी के जो भी लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स है और वहाँ पे एक जो मैगजीन्स चलती है उनके लिए डेडलाइन दी गई है किस दिन की, 15 जनवरी 2023 की, कि जो भी वहाँ पे वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स हैं या मैगजीन्स हैं वहाँ पे आपको जो भी लिखना है वो आपको बंगाली स्क्रिप्ट में नहीं लिखना है, बल्कि आपको मीति मायक या फिर मणिपुरी स्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं मीति मायक और मणिपुरी स्क्रिप्ट का यूज़ करना है। एंड दिस विल रिप्लेस द बंगाली स्क्रिप्ट विच इज़ इन यूज सिंस 18th सेंचुरी। यहाँ पे बंगाली स्क्रिप्ट का यूज़ 18वीं शताब्दी यानी 18th सेंचुरी से हो रहा है, और 18th सेंचुरी के बाद अब जा करके इसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है बाय यूजिंग मीति मायक और द मणिपुरी स्क्रिप्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मीति मायक जो है, अगर आप मतलब जो लैंग्वेज एसोसिएशन उसका पढ़ें तो मीति मायक बहुत पुरानी, साहित्य अकेडमी का ये कहना है कि द हिस्ट्री ऑफ मीति मायक स्क्रिप्ट डेट्स बैक टू एटलीस्ट 6th सेंचुरी। तो 6th सेंचुरी से मीति मायक स्क्रिप्ट चल रही है और 18th सेंचुरी तक वो चल भी रही थी, 18th सेंचुरी तक चल रही थी। फिर 1709 में 1709 यानी कि 18th सेंचुरी 1709 में शांतिदास गोसाई करके एक व्यक्ति थे जो कि कांगली पाक में आए और यहाँ पे उन्होंने मणिपुर में स्प्रेड किया वैष्णविज़्म को। न केवल वैष्णविज़्म को स्प्रेड किया बल्कि यहाँ पे जो भी प्रीशियस रिलीजियस बुक्स थी मीति मायक की उनको इंसिनरेट कर दिया गया। एंड नई जो किताबें थी वो बंगाली स्क्रिप्ट में लिख करके लोगों को प्रोवाइड की गई। और 18वीं सेंचुरी से यही एक टाइम है जब आपका जो मीति मायक स्क्रिप्ट है वो ना हो करके बंगाली स्क्रिप्ट का यूज़ होने लगा, ठीक है ना। और अब फिर से मणिपुर की जो गवर्नमेंट है वो चाहती कि मीति मायक या फिर मणिपुरी स्क्रिप्ट को और प्रमोट किया जाए। तो इस कारण से उन्होंने सारे काम जो रहेगा डेडलाइन दे दी है 2023 के 15 जनवरी की, है ना। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो आप इसको याद रखेगा, ठीक है ना। एंड एक रिवाइवल है जिसकी मुहिम 21वीं सेंचुरी से चालू हुई है फॉर द मणिपुरी स्क्रिप्ट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एंड मणिपुर, आप सबको पता है कि मणिपुरी जो लैंग्वेज है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब कि जो हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेज भी है। 1992 में इसको मणिपुरी को ऐड किया गया था, याद रखिएगा। लेकिन जब इसको ऐड किया गया था 1992 में मणिपुरी को, तो ये बंगाली स्क्रिप्ट में इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना। तो ये मीति मायक नहीं बल्कि बंगाली स्क्रिप्ट में है। तो दैट इज़ द थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं।
यू कैन मूव अहेड विद मी, आप बहुत ही आगे आसानी से मेरे साथ बढ़ सकते हैं। हाँ, यहाँ पे अ लार्ज स्टडी शोज इमेंस बेनिफिट्स ऑफ रिड्यूसिंग सॉल्ट इंटेक। तो आप लोग भी अपने खाने में सॉल्ट की मात्रा कम करिए अगर आपको हार्ट अटैक और कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस से बचना है तो। और आप यूज़ करिए डैश डाइट का, लिख लीजिए अपने नोट्स में, यहाँ पे डैश डाइट मेंशन की गई है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि डैश डाइट क्या है या डैश क्या है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ डाइट और ऑल, कुछ भी पूछ सकता है। तो डैश डाइट क्या है? इट इज़ डाइट जिसमें कि आपके हार्ट अटैक और कार्डियोवास्कुलर इन सब के चांसेस को कम किया जाता है बाय यूजिंग योर डाइट। डैश का मतलब होता है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। और डैश इज़ द बेस्ट रिकमेंडेड डाइट टू प्रिवेंट कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स। ये बहुत अच्छी डाइट है जो कि आपके कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स को प्रिवेंट करती है। डैश डाइट इन्वॉल्व्स ईटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीन मीट, पोल्ट्री, नट्स, होल ग्रेन्स एंड रिड्यूसिंग द इंटेक ऑफ सेचुरेटेड फैट्स। मतलब कि डैश डाइट में क्या करते हैं आप? यू ईट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीन मीट, पोल्ट्री, नट्स, होल ग्रेन्स एंड रिड्यूस द इंटेक ऑफ सेचुरेटेड फैट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड शुगर। ठीक है ना? और आप किसका इंटेक कम कर देते हो? सेचुरेटेड फैट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड शुगर का। WHO रिकमेंड्स ओनली 5 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट पर डे, केवल 5 ग्राम सॉल्ट आपको डेली लेना है। एंड जो लोग इसको अवॉइड नहीं कर पाते, ऑब्वियस सी बात है, फिर वो हार्ट अटैक और हाइपरटेंशन का शिकार बनते हैं। डैश डाइट याद रखना, इट इज़ डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, जिसमें आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब खाते हो और पोल्ट्री, थोड़ा बहुत लीन मीट, पोल्ट्री, नट्स लेते हो एंड रिड्यूस करते हो इनटेक ऑफ सेचुरेटेड फैट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड शुगर इन सब का। ठीक है ना? आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। मिनरल्स फाउंड इन आयरन बेस्ड मीटियोराइट इन सोमालिया। तो सोमालिया में एक मीटियोराइट आया है जिसका नाम रखा गया है एलालाइट। याद रखेगा द नेम ऑफ द मिनरल, अ न्यू मिनरल हैज़ बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द मीटियोराइट। और इस मीटियोराइट का जो मिनरल है उसका नाम एलालाइट रखा गया है। एलालाइट याद रखिएगा, एलालाइट इसका नाम रखा गया है। एंड नाम एलालाइट क्यों रखा गया है? बिकॉज ऑफ जो जो टाउन था जहाँ पे ये मेट्रोइट स्ट्राइक किया था वो था एल अली नाम का ये टाउन था, उसके ऊपर किया है। एंड दूसरे एक मिनरल का नाम है एल्किन स्टैंटोनाइट। एल्किन स्टैंटोनाइट क्यों रखा गया है? कि जो एल्किन स्टैंटन थे, लीड इन्वेस्टिगेटर हैं नासा मिशन के, जो कि इस मेटल को स्टडी कर रहे हैं, इस एस्ट्रॉइड को स्टडी कर रहे हैं, मेट्रॉइड को, है ना? तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। तो ये सोमालिया में मिला है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हो क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। आर राइनो एंड एलिफेंट कंजर्वेशन एफर्ट्स सक्सेस। तो देखो यहाँ पे राइनो के एफर्ट्स तो बिल्कुल सक्सेसफुल हैं। 1905 में अगर हम देखें, मतलब 100 साल पहले, 2005 के 100 साल पहले, यानी 1905 में जो वन हॉर्न राइनो की पॉपुलेशन थी काजीरंगा में, वो केवल 1 दर्जन है, कि 12-13 के आसपास बची हुई थी, केवल 1 दर्जन के आसपास बची थी। लेकिन अगर आप स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट 2022 पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो हर्बीवोर मेंबर्स हैं, मतलब कि जो सिंगल हॉर्न राइनोसेरस पुअर साइटेड होते हैं और हर्बीवोर होते हैं काजीरंगा में, लगभग 2613 हैं। मतलब अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की बढ़ी है और पिछले 100 सालों में तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। तो दैट इज़ अ गुड थिंग, है ना? एंड यहाँ पे एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, तो ये काफ़ी बेनिफिशियरी भी है, काजीरंगा में पॉपुलेशन बढ़ी है। और स्पेशली जिसमें मेजर काम आया वो था एंटी पोचिंग, मतलब कि शूट एट साइट का ऑर्डर है। अगर कोई भी आदमी बिना परमिशन के गन लेकर के पाया जाता है तो शूट एट साइट का ऑर्डर है। तो काफ़ी ज़्यादा उससे आपको देखने को मिला है। ठीक है ना? एंड लेकिन ऑथर ने कहा है कि एक नया इशू जो है वो आ गया है, वो है इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज़ का। वो पोचर से बड़ा अब एक इशू बनता जा रहा है। इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज़ आर बिकमिंग अ मच बिगर थ्रेट टू दैट। ये अपने नोट्स में ऐड कर लेना कि प्रेजेंट डे में जो थ्रेट है वो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ ऑफ प्लांट से है। दूसरी जो स्पीशीज़ है एलिफेंट्स, एशियन एलिफेंट्स की अगर हम बात करें तो उनका काउंट 2017 में आया था 29,964, है ना? और IUCN की लिस्ट अगर हम देखें तो एशियन एलिफेंट्स को इंडेंजर्ड रखा गया है इन द थ्रेटेंड कैटेगरी, इंडेंजर्ड इन द थ्रेटेंड कैटेगरी। ठीक है ना? एंड हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है ये। एंड ये भी आपको पता होगा कि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनका भी काफ़ी बहुत ज़्यादा आपको इनके दांत और आइवरी इनके लिए इसका काफ़ी इनको भी हंट किया जाता था। लेकिन सबसे
सबसे बड़ा जो थ्रेट है एलिफेंट के लिए वो है मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, है ना, क्योंकि दोनों के रीजन जो है मिलते जा रहे हैं और काफ़ी लोग जो है यहाँ पे हो रहा है ये चीज़। और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, दे आर होम टू नियरली 44% ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन। तो ऐसे में जो दिक्कत क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ द फ्रैगमेंटेशन ऑफ एलिफेंट हैबिटेट, है ना, जो एलिफेंट्स का हैबिटेट है उनको बड़े बड़े हैबिटाट्स चाहिए, और ऐसे में फ्रैगमेंटेशन हो गया है एलिफेंट्स के। जैसे इतना बड़ा एरिया था तो अब इतने में डिवाइड हो गया, तब केवल इतने में एलिफेंट रह गए। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 3 जगह ह्यूमन आ गए तो ये कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा एक जो ह्यूमन मैन कॉन्फ्लिक्ट एलिफेंट मैन कॉन्फ्लिक्ट है, उसका रीज़न है रेलवेज का कंस्ट्रक्शन, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज एंड क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट, है ना। रेलवेज की कंस्ट्रक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा, और रेलवे से टकरा करके कई एलिफेंट्स की तो डेथ रेलवे से टकरा के हुई है ना। चेंजेस इन द लैंड यूज़, है ना, मतलब जो फॉरेस्टेड एरियाज थे जब उनको एग्रीकल्चर के अंदर लाएंगे तो ये सारी चीज़ें ज़रूर नुकसान पहुंचाएंगी। इस कारण से 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया गया, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया गया। और आज भारत में मतलब आप सबको पता हो कई सारे एलिफेंट कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना। और अभी रिसेंटली अगस्थ्यमलाई एलिफेंट रिजर्व 2022 में ही बनाया गया था लेटेस्ट, उसमें 32 एलिफेंट रिजर्व्स हैं, 32 एलिफेंट रिजर्व्स आर देयर। लेटेस्ट अगस्थ्यमलाई एलिफेंट रिजर्व है 2022 में जिसको बनाया गया है। एंड 101 एलिफेंट कॉरिडोर्स आर देयर, है ना, आइडेंटिफाई किए गए हैं लगभग 101 एलिफेंट कॉरिडोर्स एज ऑफ नाउ, जो कि कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट का काम करेंगे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा दूसरी न्यूज़ जो है वो चीता के कंजर्वेशन से है। आप सबको पता है कि नामीबिया से चीता लाए गए, 8 चीते लाए गए हैं, 8 चीताज हैव बीन ब्रॉड टू इंडिया। और कहाँ पे लाए गए हैं, कूनो नेशनल पार्क में, जो कि मध्य प्रदेश में है, नामीबिया से लाए गए हैं। इन 8 में से अगर मैं बात करूँ तो 5 जो चीता है वो फीमेल है, एंड 3 चीता जो है वो मेल है। 5 फीमेल्स एंड 3 आर मेल्स, एंड दे वर फ्लोन इन टू इंडिया फॉलोइंग सेवरल वीक्स ऑफ मेडिकल सुपरविजन इन नामीबिया। अब इनको धीरे धीरे वाइल्ड में छोड़ा जा रहा है ना। तो उनमें से एक दो ने तो शायद हंट भी किया था अभी रिसेंटली। एंड यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है कि जो इंडिया में टाइगर है, टाइगर के नंबर भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। इनफैक्ट हमने अगर आपने देखा हो तो सेंट पीटर्सबर्ग का जो टारगेट था, सेंट पीटर्सबर्ग में टारगेट ये था कि हमको 2022 मतलब 2022 तक हमको डबल कर लेने हैं। द नंबर्स ऑफ एलिफेंट है, नंबर ऑफ टाइगर्स हैं 2022 तक हमको डबल कर लेने हैं, है ना, सेंट पीटर्सबर्ग समिट में। तो वो हमने ऑलरेडी कर लिया है, वी हैव डबल्ड आवर टाइगर पॉपुलेशन। और इसके रिगार्डिंग एक और चीज़ ऑथर ने बताई कि हर 4 साल में हमारे यहाँ सेंसस होता है। ये भी आपको पता है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है हर 4 साल में टाइगर सेंसस करती है। तो वो चीज़ भी यहाँ पे लिखी गई है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगली न्यूज़ है प्रोटेक्टिंग द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, है ना। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्रोटेक्शन के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कहा है गवर्नमेंट को कि आपको प्रोजेक्ट टाइगर जैसा एक इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहिए इन ऑर्डर टू सेव द क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड। तो इस क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड को बचाने के लिए, ठीक है ना। एंड पावर ट्रांसमिशन, जो सबसे बड़ा थ्रेट है, ये भी आप लोग लिख लीजिए कि सबसे बड़ा जो बिगेस्ट थ्रेट बन के सामने आया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए, वो है पावर ट्रांसमिशन लाइन्स, है ना। जो पावर ट्रांसमिशन लाइन है, दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू दीज, है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड ये यहाँ पे एक स्टडी की गई थी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा था कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की मॉर्टेलिटी पावर लाइन कोलिजन, मतलब 6 केसेस तो 2020 में अकेले ऐसे थे कि जिसमें पावर ट्रांसमिशन लाइन्स से कोलाइड करके इन बर्ड्स की डेथ हो गई हो, ठीक है ना। तो पावर ट्रांसमिशन लाइन्स आर वेरी डेंजरस फॉर दीज बर्ड्स, ये आप लिख लीजिएगा, है ना। ये आपको याद रखना है। एक पॉइंट और इसमें लिखिएगा कि द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स फ्रंटल विजन इज पुअर। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होती है उसका फ्रंटल विजन जो होता है काफ़ी पुअर होता है, एंड इट ऑफन कोलाइड्स विद द ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइंस लीडिंग टू देयर डेथ, है ना। तो ये आपको याद रखना है। अभी तक क्या स्टेप हुआ, तो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, IUCN के क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में है। तो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैं दे इंजॉय द हाइएस्ट प्रोटेक्शन इन इंडिया एंड इन ग्लोबली, मतलब न केवल इंडिया में बल्कि ग्लोबली भी जो JIB है उनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिलती है। एंड
अगर अपन देखें तो इनके पॉपुलेशन लगभग पिछले 30 सालों में 75% के आसपास डिक्लाइन की गई है। तो ये आपको याद रखना है कि हिस्टोरिकली अगर हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को देखें तो लगभग 11 स्टेट्स में ये डिवाइडेड थे, लेकिन आज इनकी जो पॉपुलेशन है वो केवल और केवल राजस्थान और गुजरात में रह गई है। पहले 11 स्टेट्स में थे, लेकिन अब केवल राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं। बहुत कम पॉपुलेशन इनकी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी आपको मिल जाएगी, लेकिन ओवरऑल मेजॉरिटी जो है वो राजस्थान और गुजरात में ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आप कुछ ये सारी चीज़ें याद रखनी है ना। दीज आर द फैक्ट्स विच यू कैन रिमेंबर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। बाकी के थ्रेट्स क्या हैं इनके लिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए ये भी लिख लीजिए कि पहली चीज़ तो ये स्लो ब्रीडर्स होते हैं, दे आर स्लो ब्रीडर्स, ये ब्रीड ही स्लो करते हैं, पहली चीज़। दूसरा या ये क्या करते हैं, इनके जो नेस्ट होते हैं ग्राउंड में होते हैं, है ना। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जब नेस्ट ग्राउंड में होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनके हंटिंग एंड उनका एक कलेक्शन हो जाएगा, तो ये भी एक रीज़न है। इसके अलावा जो हैबिटेट लॉस है, एज ड्राई ग्रासलैंड्स हैव बीन डाइवर्टेड फॉर अदर यूज, तो जो ड्राई ग्रासलैंड है उनका दूसरे जगह यूज़ होने लगा, इस कारण से हैबिटेट लॉस भी है। तो ये ऑल दीज थिंग्स आर देयर विच आर क्रिएटिंग वरीज फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जाने से पहले हालांकि मैं आपको एक कोड ज़रूर बताना चाहूँगा, बहुत ही सिंपल एंड स्वीट सा कोट है, यू आर स्ट्रॉन्गर दैन यू थिंक। मेरे हिसाब से आपके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, यू आर इंटेलिजेंट दैन यू थिंक, यू आर मच मोर इंटेलिजेंट दैन यू थिंक। एंड आप लोग अपनी तैयारी के दौरान कई बार ऐसा होगा जब आपको फील आएगा कि एम आई गुड इनफ, एम आई बेटर दैन द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू मी। यार उसके तो 120 नंबर आ रहे हैं टेस्ट में, मेरे तो केवल 100 नंबर आ रहे हैं, मेरे 90 नंबर आ रहे हैं। बट दीज थिंग्स डोंट मैटर टिल द लास्ट डे, जब तक आप एग्ज़ाम नहीं देते। जस्ट कीप प्रिपेयरिंग। जितनी मिस्टेक करनी, मैंने कई बार कहा है कि जितनी मिस्टेक करनी एग्ज़ाम के पहले कर लो, है ना, एग्ज़ाम के दिन नहीं करना है। हाँ, जितनी मिस्टेक उसके पहले आप करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो अभी अगर आपसे गलतियाँ हो भी रही हैं तो उनसे वरी करने का नहीं, उनसे परेशान होने का नहीं है। ये लाइन हमेशा याद रखना कि यस आई एम स्ट्रॉन्गर दैन आई एम थिंकिंग, और मैं इससे बेटर परफॉर्म करूँगा। सो आई होप विद दीज लाइन्स यू कैन गो अहेड एंड स्टडी वेल। दैट इज़ इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।